जो डूबी नहीं, बनी बदले की आवाज। लालच में अंधा अमित भूल गया हर एक प्यार, जलेबी की मिठास में छिपा जहर का वार। अवनी की सांसें थमी, टूट गया संसार। अफवाहों का घर नहीं, गुनाहों का था दरवाजा। लोटे की राख में उठी सच्चाई की धार। जिसने मौत लिखी थी अपने ही दस्तखत, सूद समेत लौटाकर चटक गई उसकी हलक। सुबह होती है, एक 3 मंजिला इमारत नजर आती है। इमारत के बाहर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है शर्मा केमिकल्स। इमारत के अंदर अमित अपने केबिन में बैठा है। वो फोन पर सतीश से बात कर रहा है। सतीश एक रियल एस्टेट ब्रोकर है। दोनों किसी प्रॉपर्टी के बारे में बातचीत कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मुझे इस प्रॉपर्टी को जल्द से जल्द बेचना है। मैं नहीं चाहता कि अब इसमें और देर हो। जनाब, काम हो जाएगा, मगर थोड़ा सा एडवांस मिल जाता तो। वो सब काम होने के बाद, काम से पहले मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। जनाब, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, मगर आपके घर के बारे में यहाँ अफवाह फैली हुई है। हाँ, मैं जानता हूँ कि सब कहते हैं कि वहाँ पर भूत है, तो क्या सतीश, मुझे और तुम्हें ये बेहतर पता है कि भूत वूत जैसी कोई भी चीज नहीं होती। मैं खुद 3 हफ्ते पहले वहाँ गया था। इन सब बातों की फिक्र करना छोड़ो और जल्द से जल्द किसी कस्टमर को फाइनल करो। जी जनाब। अमित फोन काट देता है। वो अपना ध्यान फिर से काम पर लगाता है और लैपटॉप पर काम करने लगता है। दूसरी ओर सतीश गेट से अंदर आता है। वो पत्थरों से बने रास्ते पर चलते हुए मेन डोर की ओर बढ़ता है। क्या ये सब इनका है? काम करके दो, काम करके दो। अरे बिना पैसों के भी भला कोई काम करता है क्या? हमेशा का यही लगा रखा है। सतीश दरवाजे के पास रुकता है और दरवाजा खोलता है। सतीश अंदर जाता है। जगह जगह धूल जमी होती है। वो चारों ओर नजर दौड़ाता है। वो फर्नीचर और कमरों को गौर से देखता है, कहीं कोई नुकसान तो नहीं है। फिर वो सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर जाता है। एक कमरे में दाखिल होता है। वो अलमारी खोलता है और अंदर उसे एक गोल निशान नजर आता है जहाँ पर धूल नहीं जमी है। वो कुछ वक्त के लिए सोच में डूब जाता है, मगर फिर उस बात को नजरअंदाज करके अलमारी बंद कर देता है। जैसे ही वो मुड़कर दरवाजे की ओर जाता है, पीछे से अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। न वहाँ हवा चल रही है, न ही कोई आसपास है, मगर फिर भी दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। सतीश घबरा जाता है। वो धीरे धीरे वापस अलमारी की ओर बढ़ता है। माहौल अजीब और डरावना लगने लगता है। वो हिम्मत करके दोनों हैंडल पकड़ता है और अलमारी दोबारा बंद कर देता है। वो पीछे देखता है कि कहीं कोई छिपा तो नहीं है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही वो मुड़ता है, उसके सामने एक औरत की रूह खड़ी होती है। उसकी आंखें सफेद हैं और आंखों से खून के आंसू बह रहे हैं। वो जोर से चीखती है। शाम को अमित घर लौटता है। वो आकर सोफे पे बैठ जाता है, अपने पैर सामने रखी सेंटर टेबल पर रख देता है और सिर पीछे टिकाकर थोड़ा आराम फरमाता है। तभी किचन से आरती बाहर आती है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आती है। अमित। बोलो। प्रयागराज से कॉल आया था। क्या हुआ? सतीश। क्या हुआ उसे? सतीश की डेड बॉडी हमारे घर पर मिली है। क्या बक रही हो? कैसे? ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस का कहना है कि उसकी बॉडी में किसी भी तरह के कोई निशान नहीं मिले हैं, पर बस खून में एट्रोपिन मिला है। और अमित की आंखें अचानक चौड़ी हो जाती हैं। सतीश का शरीर उसी अलमारी के अंदर पड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह सख्त है और उसकी हड्डियां टूट चुकी होती हैं। अमित की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। एट्रोपिन? और ये? हाँ, क्या उसे नशे की कोई आदत थी? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। अब क्या करना चाहिए? पहले तो तुम्हें प्रयागराज जाना होगा। पुलिस ने तहकीकात के लिए तुम्हें बुलाया है। अमित आरती की ओर देखता है। अगले दिन वो प्रयागराज पहुंचता है।
अमित अपना बैग लेकर घर के अंदर दाखिल होता है और चारों ओर देखता है। घर में भी वैसी ही धूल जमी है और हर जगह जाले लगे हैं। अमित कुछ वक्त वहीं खड़ा रहता है। तभी इंस्पेक्टर प्रतिभा अंदर आती है। अमित मुड़कर उनकी ओर देखता है। इंस्पेक्टर प्रतिभा, बोलिए मैडम। कुछ नहीं, बस ये एक्सीडेंट आपके घर पर हुआ है, इसलिए कुछ सवाल पूछने हैं। सवाल ही पूछने थे तो कॉल पर ही पूछ लेती, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? क्या है ना सर, सवाल पूछते वक्त इंसान की शक्ल देखनी भी जरूरी होती है। कई बार जवाब जुबान पे नहीं, आंखों में भी नजर आता है। एक्सक्यूज मी? कुछ नहीं सर। क्या मैं सवाल करूं? अमित सहमति में सर हिलाता है। अगले पल अमित और इंस्पेक्टर प्रतिभा टेबल पर बैठे हैं। प्रतिभा उनसे सवाल पूछ रही है और अमित जवाब दे रहा है। अमित घबराया हुआ लग रहा है और अपने जवाब सोच समझकर देने की कोशिश कर रहा है। क्या हुआ सर? आप काफी नर्वस लग रहे हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं। ये काम जल्द से जल्द खत्म करना है और वापस जाना है। मुझे बिजनेस के काम भी हैं। आपके घर पर आपके ब्रोकर की मौत हुई है और आपको इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं। सुनकर काफी अजीब लगता है। देखिए, वो मेरा ब्रोकर था, मेरा साला नहीं। और किसी इंसान की ड्रग ओवरडोज की वजह से मौत हो जाती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? इंस्पेक्टर प्रतिभा अपने बैग से कुछ कागजात निकालती है और उन्हें टेबल पर रख देती है। शर्मा केमिकल्स आपकी ही कंपनी है ना? अमित कागजों की ओर देखता है और फिर नजर उठाकर प्रतिभा की ओर देखता है। मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। यस, वो चीज मेरी कंपनी मैन्युफैक्चर जरूर करती है, मगर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। Are you sure? मैं सिर्फ मेडिसिन बनाने का काम करता हूँ और वो सिर्फ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को ही जाते हैं। आप चाहें तो मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट दे सकता हूँ। अगर ड्रग्स इल्लीगली मार्केट में आ भी रहे हैं तो एक सप्लाई चेन का लूप है, ना कि मेरी गलती। ठीक है, आप अभी जा सकते हैं। अगर कोई और जानकारी चाहिए होगी तो मैं आपको कॉल करूंगी। अमित हामी में सर हिलाता है। इंस्पेक्टर प्रतिभा वहां से चली जाती है और अमित उसी कुर्सी पर बैठा रहता है। शाम के वक्त बारिश शुरू हो जाती है। अमित लिविंग रूम में है। वो फोन पर बात करते हुए चिढ़ा हुआ नजर आता है और इधर उधर चलते हुए बात करता है। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? आज मेरा बेंगलोर पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो मेरा काफी नुकसान हो जाएगा। सर, बारिश की वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। अब जब तक बारिश नहीं रुक जाती हम कुछ नहीं कर सकते। अमित इरिटेट होकर फोन काट देता है। शिट! अमित गुस्से में फोन सोफे पर फेंक देता है और उसी पर बैठ जाता है। वो अपने बैग से शराब की एक छोटी सी बोतल निकालता है, सीधा उसे पी जाता है और बोतल एक तरफ रख देता है। तभी उसका फोन दोबारा बजता है। उसी मैनेजर का फोन है जिससे वो पहले बात कर रहा था। वो उस कॉल को नजरअंदाज कर देता है और सिर सोफे के बैक रेस्ट से टिकाकर बैठ जाता है। उसकी आंखें खुली हैं और वो पीछे सीढ़ियों की ओर देख रहा है। तभी उसे सीढ़ियों पर एक जोड़ी पैर नजर आते हैं। वो पैर काफी फीके हैं और खून से सने हुए हैं। ये देखकर वो तुरंत चौंक जाता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वो जल्दी से सर आगे करता है, सोफे से उठता है और सीढ़ियों की ओर देखता है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। इतने में उसका फोन दोबारा बजता है। इस बार आरती का कॉल है। वो तुरंत फोन उठाता है और उससे बातें करता है। क्या हुआ? इतना हाफ क्यों रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। शायद एक बुरा ख्वाब देख लिया, इसीलिए। Are you sure? हाँ हाँ, मैं दुरुस्त हूँ। तो तुम घर कब आ रहे हो? अब क्या बताऊँ मैं, यहाँ पर बहुत जोरों की बारिश हो रही है, इसीलिए तो जो फ्लाइट बुक की थी वो भी कैंसिल हो गई और दूसरी कोई फ्लाइट अवेलेबल ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे? तो तुम अभी कहाँ हो? अभी तो घर पर ही हूँ। रात की बात है, सोचा यहीं रुक जाऊं। पर अमित, तुम्हें पता है ना वो घर में। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो,
मैं काफी थक गया हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अमित फोन रख देता है और दोबारा सोफे पर बैठ जाता है। वो कुछ देर तक इधर उधर देखता रहता है और फिर सोफे पर ही लेट जाता है। रात को अमित सोफे पर सो रहा है। उसका एक पैर सोफे की बैकरेस्ट पर है और दूसरा नीचे लटका हुआ है। ऊपर लॉफ्ट में एक झूला आगे पीछे झूल रहा है। अचानक वो बीच में ही रुक जाता है। अगले ही पल झूले की जंजीरें एक एक करके टूटने लगती हैं। भारी लकड़ी का झूला सीधा नीचे गिरता है। उसी सोफे पर आ गिरता है जहां अमित लेटा है। झूला उसके उस पैर पर गिरता है जो नीचे की ओर होता है और उसका पैर तुरंत टूट जाता है। अमित दर्द से चीखते हुए उठ जाता है। वो टूटे हुए पैर की वजह से तुरंत नीचे गिर जाता है। जब वो अपना चेहरा उठाता है तो उसे वही फीके पैर फिर से नजर आते हैं जिन्हें उसने कुछ वक्त पहले देखा था। वो ऊपर देखता है। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि अवनी खड़ी है। 3 साल पहले की बात है। अमित शेरवानी पहने हुए हैं और अवनी दुल्हन के जोड़े में सजी हुई है। दोनों घर के दरवाजे पर आते हैं। अमित पहले अंदर जाता है। वो चावल से भरा एक लोटा लाता है और उसे घर की दहलीज पर रख देता है। अवनी हल्के से उस लोटे को पैर से छूती है और अंदर कदम रखती है। वो अमित की ओर देखती है। अमित उसे गले लगा लेता है और अवनी भी उसे गले लगा लेती है। फाइनली यस, फाइनली हमारी शादी हो गई। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ आज। अमित और अवनी आपस में बहस कर रहे हैं। अवनी बिस्तर पर बैठी है और अमित उसके पास खड़ा है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे बिजनेस के लिए और पैसे चाहिए। मेरे डैड ने ऑलरेडी तुम्हें बहुत पैसे दिए हैं। अब मैं उनसे और नहीं मांग सकती। क्यों नहीं मांग सकती? मैं ये सब हमारे फ्यूचर के लिए ही तो कर रहा हूँ। स्टॉप लाइंग टू मी। ये तुम हमारे लिए नहीं अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो। तुम समझती क्यों नहीं कि मुझे अभी पैसों की जरूरत है? जब मेरे पास आ जाएंगे तो वापस दे दूंगा। और अगर नहीं आए तो? अमित गुस्से में उसे देखता है और बाहर चला जाता है। रात को अमित नशे में घर आता है। अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठी होती है। वो उसके पास जाता है। अवनी, अवनी। अपनी फिक्र में उठ जाती है। वो उसे पकड़ती है और कुर्सी पर बैठा देती है। क्या हुआ तुम्हें? Are you all right? मुझे माफ कर दो अवनी। मैं बस पैसों के लिए थोड़ा बहक गया था। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अवनी उसे कसकर गले लगा लेती है। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है। अगर ऐसा ही है तो ये लो। अमित अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसके हाथ में ताजी जलेबी है। जलेबी? सच? तुम्हें याद था? हाँ बिल्कुल, लो खाओ। अमित अपने हाथ से उसे जलेबी खिलाता है। 6 महीने बाद की बात है। अमित बिस्तर के सामने खड़ा है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। अवनी बिस्तर पर पड़ी है। वो हिल भी नहीं पा रही है। उसके जिस्म की हरकतें महदूद हैं और उसका जिस्म सख्त पड़ा है। तो कैसा लगा मेरा प्लान? अड और टट एक साथ। मालूम है सबसे अहम बात क्या है? तुम्हारी मौत को साबित करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एडिक्शन और रिएक्शन बन गई एक फुल प्रूफ स्टोरी। अमित बिस्तर पर
पर पड़ी रो रही है। वो हिल नहीं पा रही और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। अमित उसे देखता है और हंसता रहता है। अपने जुर्म को याद करते हुए अमित की सांसें तेज हो जाती हैं। अमित खौफ भरी आंखों से ऊपर देखता है। अवनी की रूह उसके सामने खड़ा है। तू इतना खुदगर्ज निकला कि काम होने के बाद तूने मेरी अस्थियां तक डुबाना सही नहीं समझा, और जब इस घर को बेचने का वक्त आया तो उसे बाहर बिखेर दिया। तूने अपनी मौत खुद लिखी है और आज तुझे ये सूद समेत मिलेगी। अवनी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अमित हवा में उड़ जाता है। वो उसे छत की झूमर की ओर पटक देती है। कांच के टुकड़े उसके शरीर में धंस जाते हैं। अमित जमीन पर गिर जाता है। वो हाथ जोड़कर उनकी भीख मांगता है, मगर अवनी नहीं रुकती। वो अपनी गर्दन को कोट छुपाकर उसकी आंखों में देखती है। अमित के हाथ और पैर मुड़ने और टूटने लगते हैं। वो दर्द से कराह उठता है। आखिरी पर उसकी हलक टूट जाती है और सब कुछ खामोश हो जाता है। हो चुका है। अवनी की रूह कहीं खड़ी रहती है, बिल्कुल खामोश। यही इस रात का अंत हो जाता है। आरती टेलीविजन के सामने खड़ी है और खबरें देख रही है। अमित की पूरी कहानी अब नेशनल न्यूज बन चुकी है। शर्मा केमिकल्स के मालिक अमित शर्मा की उन्हीं के घर में मौत। उनके डेड बॉडी के सामने मिले खत पर लिखा था उनके गुनाहों का कड़वा सच। डोरबेल बजती है। आरती दरवाजा खोलती है। पुलिस अंदर आती है। आरती दरवाजे पर खड़ी है और उसकी आंखों में आंसू है। कहानी यही खत्म